हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं बेसा समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर थर्ड और थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे पेपर फर्स्ट। और जो हमारे इस पेपर फर्स्ट के अंदर जो हमने यूनिट स्टार्ट कर रखी थी वो थर्मोडायनेमिक्स अर्थात उसमें गति की हमने स्टार्ट कर रखी थी। आज हम जो बात करने वाले हैं बात करेंगे मात्रात्मक गुण और विशिष्ट गुणों की बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं मात्रात्मक गुण क्या होते हैं। जब आप कोई तंत्र लेते हैं और उस तंत्र के अंदर कोई पदार्थ है और वह तंत्र उस पदार्थ पर और उसके गुण निर्भर कर रहे हैं, वो तंत्र है, तंत्र के अंदर अगर पदार्थ पर निर्भर करते हैं ना उस तंत्र के गुण, उस तंत्र के गुण किस पर निर्भर करते हैं, अगर पदार्थ पर निर्भर करते हैं, इस प्रकार के गुण क्या होते हैं, मात्रात्मक गुण होते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें ना कुल तंत्र के गुणों की, कुल तंत्र के गुण क्या होंगे, सभी जो अलग अलग मात्रात्मक गुण है ना उनके योग के बराबर तंत्र के गुण होते हैं। विशिष्ट गुणों की अगर बात करते हैं ना तो तंत्र के अंदर उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर ना कर तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर ना कर उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार गुण क्या होते हैं, विशिष्ट गुण कहलाते हैं। हम मात्रात्मक गुणों को विशिष्ट गुणों के अंदर कब परिवर्तित कर सकते हैं, जब हम पदार्थ की मात्रा को क्या ले लें, इकाई लेने पर, इकाई जब उसकी मात्रा ले लेंगे पदार्थ की हम, तब हम मात्रात्मक गुणों को विशिष्ट गुणों के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। लिख लेते हैं। पहले हमारे पास आता है मात्रात्मक या विस्तृत गुण। जब आप बात करते हैं तंत्र के गुण अगर पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करें, इस प्रकार के गुण क्या होते हैं, विस्तृत गुण कहलाते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की ओर देखोगे आप, आता है सहिष्णुता आता है अर्थात मास आएगा, आयतन अर्थात वॉल्यूम आता है, आंतरिक ऊर्जा आता है इंटरनल एनर्जी, ऊष्माधारिता आता है, हीटिंग कैपेसिटी, एंट्रोपी आता है, और गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करोगे आप। ठीक है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट अथवा गहन गुणों की बात करेंगे। जब तंत्र के गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर ना करें, किस में निर्भर करेंगे, वो निर्भर ना करें तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर करें, इस प्रकार के गुण क्या होते हैं, विशिष्ट गुण, या उनको गहन गुण कहते हैं। क्या आता है, ताप आएगा, टेम्परेचर, प्रेशर दाब आता है, सांद्रता आता है, अपवर्तनांक आ जाता है, शांता आती है इसके अंतर्गत, पृष्ठ तनाव आता है, मोलर आयतन आता है, गैस नियतांक आता है और विशिष्ट ऊष्मा इसके अंतर्गत आती है। ठीक है। अगला क्या था कि हम मात्रात्मक गुण को विशिष्ट गुणों के अंदर किस प्रकार से बदलेंगे। मात्रात्मक गुण को विशिष्ट गुण में पदार्थ की इकाई मात्रा लेने पर आप उसको किस में बदल दोगे, विशिष्ट गुण के अंदर उसको बदल दोगे। ठीक है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है। पहला आता है घनत्व। अगर आप घनत्व की बात करते हैं तो इसको द्रव्यमान बट्टा आयतन के रूप में रखकर हम घनत्व एक विशिष्ट गुण प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट आयतन की बात कर लीजिए आप। जब हम आयतन, वॉल्यूम और द्रव्यमान लेते हैं बट्टे के अंदर, तब हम विशिष्ट आयतन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे और बात करें, इसके अंतर्गत हम चरों की बात करते हैं। हम अवस्था गुण या अवस्था चरों के बारे में बात करने वाले हैं। अवस्था चर व गुण के बारे में बात करें।
देखो अवस्थाचर या गुण क्या होते हैं। अगर हम किसी तंत्र की अगर बात करें, अगर उसकी अवस्था निश्चित हो तथा उसके गुण भी निश्चित हो, अगर गुणों को हम इस प्रकार से परिभाषित हो, सारे जो तंत्र के गुण है ना वो उसकी अवस्था पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार के हम क्या कहते हैं, उस गुण को हम क्या बोलते हैं, अवस्था गुण कहते हैं या उसको अवस्था चर कहते हैं। अवस्था चर कौन कौन से हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। वो हो सकते हैं संहिता, आयतन, आंतरिक ऊर्जा हो सकती है, वो एंट्रोपी अवस्था चर हो सकते हैं, और गिब्स मुझ ऊर्जा भी हो सकती है। इसके अंतर्गत बात करोगे आप, ताप, दाब और घनत्व भी क्या होते हैं, अवस्थाचर होते हैं। जो अवस्थाचर होते हैं ना, हम अधिक नहीं लेते, किसी भी हम अवस्था को परिभाषित करना है ना, हम कम अवस्था चरों के द्वारा भी उनको चरों द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम आदर्श गैस की बात करते हैं तो उसको हम 3 अवस्था चरों के द्वारा व्यक्त कर सकते हो। आप P दाब ले सकते हो, V आयतन ले सकते हो, T ताप लेकर हम क्या कर सकते हैं, आदर्श गैस की अवस्था को हम इन चरों के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। देखिए अब जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे अवस्था फलनों की या पथ फलनों की और उनके अवकलजों की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम क्या लेते हैं, कोई हम चर ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, कोई चर ले लेते हैं, अवस्था चर। हमने क्या ले लिया है, अवस्था चर ले लिया है, जो क्या होता है, कोई तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है। हमने क्या ले लिया, कोई अवस्था चर ले लिया है, क्या ले लिया, अवस्था चर। जो हम बात करेंगे तंत्र की प्रारंभिक अंतिम स्थिति पर क्या कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है, और हमने क्या लिया, कोई अवस्था चर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हमारे पास जो फलन प्राप्त होंगे उसको हम बोलते हैं ऊष्मागतिकीय फलन, या उसे हम क्या बोलते हैं, अवस्था फलन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम अवस्था फलन कहते हैं। इनको आप सामान्यतः बड़े अक्षरों के द्वारा लिखते हैं, व्यक्त करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करोगे आप, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, आदि होते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब हम बात जो करने वाले हैं, हम बात करेंगे पथ फलनों की। अगर किसी एक प्रकार इस प्रकार का अवस्था चर है जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर भी निर्भर करता है, साथ में भी उसके पथ पर भी निर्भरता हो। ठीक है, क्या करें, अवस्था चर इसी प्रकार है, इसके अंदर क्या होता है, पथ पर भी निर्भरता होती है। क्या होती है, पथ पर भी निर्भरता होती है। इसका जो अवस्था चर है, तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम जो स्थिति है किस पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है। ठीक है, इस प्रकार का फलन हमारे पास पथ फलन कहलाता है। इनको सामान्यतः आप छोटे अक्षरों के द्वारा व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं इनको, सामान्यतः छोटे अक्षरों के द्वारा इनको व्यक्त करते हैं। अब हम जो आगे बात करने वाले हैं ना, अब हम जो आगे बात करने वाले हैं ये कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा उनको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई हमारे पास अवस्था चर हम ले रहे हैं, कौन सा, जैसे V1 आयतन लेता हूं, वॉल्यूम, इसके दो बार लेता हूं V1 में V2। ठीक है, ये मेरे पास कोई अवस्था चर है, और माना ये कोई हमारे पास तंत्र है, इस तंत्र के अंदर ये
यहाँ से यहाँ तक फैले हुए हैं V1 और V2। ठीक है, अब इसको फैलने के लिए हमारे पास जो दाब है वो दाब के स्थिर दाब है। दाब कैसा स्थिर दाब P है। अब इसको कार्य करना पड़ेगा ना, स्थिर दाब पर V1 से V2 फैलने तक कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या होता है, कार्य होगा हमारे पास P V1 माइनस V2 होता है। ठीक है, V1 से V2 की तरफ जाने में गैस को फैलने के लिए कार्य करना पड़ता है। कार्य होता है स्थिर दाब के अंदर P इंटू V1 माइनस V2 होता है। ठीक है, अगर इसका दाब आधा कर दिया जाए, अगर मैं क्या करता हूं, दाब आधा कर दूं, अगर दाब आधा, इसका परिवर्तन भी क्या हो जाता है, आधा हो जाएगा। तो किस प्रकार से व्यक्त होगा, P/2 V1 माइनस V2 होता है, V2 माइनस V1 होता है ये। ठीक है, क्या होता है, V2 माइनस V1, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम अगर बात करें, अगर दाब कहीं पर शून्य हो जाए तो क्या हो जाए, अगर दाब क्या हो जाए शून्य, तो किया हुआ कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वर्ग भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल रूप में समझेंगे तो इसकी पथ पर निर्भरता है, पथ पर निर्भरता है। अगर पथ में किया हुआ कार्य ही 0 हो रहा है तो पथ पर निर्भर करेगा, अवस्था फलन वो भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा कार्य इसका। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, कार्य पथ पर निर्भर करता है, इसके कारण ये क्या होता है, पथ का फलन है। कार्य कहाँ है, पथ का फलन है। इसी प्रकार से क्या होती है, ऊष्मा भी पथ का फलन होती है। ऊष्मा भी क्या होती है, पथ का फलन होती है। ठीक है, इसके दो ये एग्जाम्पल है। देखिए, अब हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे अवकलजों के बारे में बात करने वाले, अवस्था फलन की बात करेंगे और पथ फलनों की भी बात करते हैं। अवकलज होते क्या हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अवकलज वह गुण होते हैं, क्या होते हैं, वह होते हैं छोटे छोटे पदार्थ के वे गुण होते हैं जिनको हम योग या समाकलन के द्वारा उन गुणों को अगर परिभाषित कर सकते हैं ना, उन गुणों को, तो वो क्या कहलाते हैं, अवकलज कहलाते हैं। ये अवकलज हो सकते हैं हम यथार्थ अवकलज हो सकते हैं। कौन से होंगे, जो पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। पहले हम अवकलज की परिभाषा देख लेते हैं। अवकलज क्या होते हैं, किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम गुण जो योग व समाकलन से परिभाषित हो, जो क्या हो, योग व समाकलन से परिभाषित हो, उनके कहोगे अवकलज कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर के दो प्रकार से आएंगे, यथावत अवकलज आते हैं। अगर हम ले पथ पर निर्भर होने वाले, पथ पर निर्भर होने वाले, वे पथ पर निर्भर नहीं होने वाले। अगर कोई पथ पर निर्भर नहीं है, किसी का गुण या कोई चर, ठीक है, और कोई अवस्था चर है जो पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो इसके लिए जो हम समाकलन करेंगे, उसका अवकलज निकालेंगे उसका, तो वो क्या हो जाता है, यथार्थ अवकलन। अगर पथ पर निर्भर कर रहा है कोई हम अवकलज जिसका निकालना है, समाकलन रूप निकालना है, जो पथ पर निर्भर करेगा, उसको बोलते हैं अयथावत अवकलज कहते हैं। जैसे ये रहा, आंतरिक ऊर्जा आपको पता होगी कि पथ पर निर्भर नहीं करता है, उसका हम अगर हम समाकलन करते हैं यथावत, फाइनल और इनिशियल लेते हैं उसका, करीबी से समाकलन क्या आ जाता है, UF माइनस UI आता है। ठीक है, अगर हम बात करें Q की, बात कर लेते हैं। अगर हम लेते हैं Q और इसका हमें समाकलन करना है, इसका डेल्टा Q ही आने वाला है, सिर्फ क्या आएगा, इसका Q ही आने वाला है।
क्यों? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आता उष्मा के लिए व्यक्त हुआ है। उष्मा भी क्या करती है? पथ पर निर्भर नहीं करती है। आंतरिक जो आप पता है पथ पर निर्भर नहीं करता, और इसके लिए क्या होता है? अंतर जो आएगा ना वो परिमित अंतर आता है। अंतर क्या आएगा? जो पथ पर निर्भर नहीं करेगा उनके लिए एक परिमित अंतर आता है, जबकि इसके लिए परिमित अंतर नहीं आएगा। इस प्रकार से नहीं आएगा परिमित अंतर, क्योंकि जो उष्मा है ना, उष्मा वो पथ पर निर्भर करती है। आप इनके अंदर अंतर ज्ञात नहीं कर सकते उष्मा के अंदर एक अवस्था के दौरान। आप तब ज्ञात कर सकते हो इनके अंदर अंतर जब हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उष्मा को हमें ज्ञात करना हो, तब इनके अंदर परिमित अंतर ज्ञात कर सकते हो। परंतु आप कभी भी एक अवस्था के दौरान उनका परिमित अंतर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तथा ये किस में निर्भर करते हैं? पथ पर निर्भर करते हैं। करने वाले हम बात करेंगे उष्मागतिकीय साम्य की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे हम? उष्मागतिकीय साम्य की बात करेंगे। साम्य क्या होता है? अब जब हम किसी तंत्र की बात करते हैं ना, उसके गुण और अवस्था समय के साथ क्या नहीं हो? परिवर्तन नहीं हो, चेंज नहीं हो उनके। क्या हो? कोई हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास चर है या तंत्र है, उसकी जो अवस्था है और जो गुण है वो समय के साथ परिवर्तन नहीं होते हो। साथ में अगर हम बात करें कोई तंत्र है इस प्रकार से, उसके आगे अपनी परिसीमा के साथ, परिसीमा होगी, परिसीमा के बाहर क्या ना करे कोई ऊर्जा है, ठीक है, या हम कह सकते हो ऊर्जा हो गया, ठीक है, या ताप कह दीजिए, उसका क्या करना है? उसको बाहर नहीं निकालता हो, उसके साथ परिसीमा के साथ आदान प्रदान नहीं करता हो। इस प्रकार तंत्र हमारे पास क्या कहलाता है? उष्मागतिकीय साम्य कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्मागतिकीय साम्य कहलाता है। एक बार पुनः सुन लीजिए। अगर हम बात को तंत्र की बात करते हैं, उस तंत्र के दौरान उसके जो गुण है समय के साथ क्या नहीं हो? परिवर्तन नहीं होते हो। क्या हो? उसके गुण समय के साथ परिवर्तन नहीं होते हो। साथ परिसीमा की बात करेंगे, वो ऊर्जा ताप को क्या करती हो? अपनी परिसीमा के साथ आदान प्रदान नहीं करते, उसको बाहर नहीं निकालते हो। उस प्रकार का हमारे पास तंत्र उष्मागतिकीय साम्य कहलाता है। ये टोटल होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए हमने जो देखा था उष्मागति के प्रक्रम साम्य या उष्मागतिकीय साम्य क्या होता है वो देखते हैं। अगर मैंने कहा था आपसे कि अगर कोई भी हमारे पास इस प्रकार का तंत्र है जिसके अंदर उसके गुण और अवस्था में समय साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम उष्मागतिकीय साम्य कहते हैं। कोई तंत्र है, उसकी अवस्था, गुण समय साथ परिवर्तित नहीं हो। 3 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं उष्मीय तापीय साम्य। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो तंत्र है ना, तंत्र में जो अवस्था है या उसके जो गुण है उनमें क्या रहता है? ताप समान रहता है। इस प्रकार के साम्य के अंदर क्या होता है? ताप समान रहता है और वह समय के साथ परिवर्तित नहीं रहता है। ये क्या होगा? समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, इसका परिवर्तित नहीं होते हैं। रासायनिक साम्य की बात करोगे ना, जो पदार्थ का जो संगठन है, पदार्थ के संगठक या संरचना कह सकते हो, वो समान रहती है, समय के साथ परिवर्तन नहीं होती। अगर हम बात करें यांत्रिक साम्य के अंदर, इसके अंतर्गत क्या होता है? जो तंत्र है ना, जो तंत्र है वह परिसीमा के साथ पदार्थ का आदान प्रदान नहीं करता है। परिसीमा के साथ क्या करता है? पदार्थ का आदान प्रदान नहीं करता है, प्रदान नहीं करता है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकीय परिवर्तन के। ठीक है, ऊष्मागतिकीय परिवर्तन क्या होता है? ऊष्मागतिकीय परिवर्तन भी होता है जब हम कोई तंत्र की बात करते हैं, उस तंत्र में प्रक्रम को, उस पद को कहेंगे जहां पर कोई तंत्र है, उस तंत्र की अवस्था में जो परिवर्तन होता है ना, उस पद को कहते हैं। क्या कहोगे? उस पद को कहेंगे जिसमें तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हो, उस पद को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं। अब पढ़ते हैं समतापी। अगर हम क्या करते, ताप को स्थिर रख दें, अगर हम ताप को स्थिर रख रहे हैं और किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, इस प्रकार का जो ऊष्मागतिकी में प्रक्रम है वो समतापी प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? समतापी। इसके दौरान क्या होगा? तंत्र परिपार्श्वी के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। इस ताप जब स्थिर कर दोगे आप, क्या होगा? जो तंत्र है परिपार्श्विक अर्थात सराउंडिंग के साथ क्या करता है? ऊष्मा का एक्सचेंज करता है, आदान प्रदान करता है। अगर हम दाब को कर देते स्थिर, किसको करते? दाब को आप स्थिर कर देते हो। दाब को स्थिर करने के बाद में अगर हम क्या कर देते हैं, किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन करते हैं, यहां पर जाता है दाब स्थिर कर देते हैं ना, इस प्रकार का प्रक्रम क्या कहलाता है? समदाबी प्रक्रम। अब देखो, दाब को स्थिर करने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। दाब को स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं सम आयतनिक प्रक्रम। सेम, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं? आयतन को स्थिर कर देंगे। आयतन को स्थिर करने के बाद में हम तंत्र की अवस्था में परिवर्तन करते हैं और उसके दौरान जो प्रक्रम कहलाता है वह सम आयतनिक प्रक्रम कहलाएगा। इसके अंतर्गत भी हम सम आयतन को स्थिर रखने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। रुद्धोष्म की बात करते हैं ना, इसके अंदर ऊष्मा स्थिर रहती है। क्या रहती है? ऊष्मा स्थिर रहती है इसके अंतर्गत। अब ऊष्मा स्थिर रह गई है तो तंत्र परिपार्श्व के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार का प्रक्रम मेरे पास रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। एक बात और याद रखनी होगी, देखिए इसमें क्या होगा? एक तो ऊष्मा निकलेगी, मतलब ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा। एक ऊष्मा ग्रहण की जाएगी अर्थात ऊष्मा शोष्य प्रक्रम होगा। एक इसके अंतर्गत होता है ऊष्मा क्षेपी, एक होगा ऊष्मा शोषी। जब ऊष्मा त्याग दी जाती है तब टेम्परेचर, जो ताप है वो बढ़ता है। अगर ग्रहण की जाती है उस समय ताप गिर जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। अब अंतिम आता है इसके अंतर्गत चक्रीय प्रक्रम आता है। जब आप विभिन्न श्रृंखलाओं के द्वारा किसी प्रक्रम को गुजारते हैं और वो क्या आ जाए? अपनी मूल अवस्था के अंदर जाए। जब आप किसी प्रक्रम को विभिन्न श्रृंखलाओं से गुजारे और मूल अवस्था के अंदर आ जाता है, इस प्रकार प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। जो हम बात करने वाले प्रक्रम की, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम की, उसका अंतिम टॉपिक है उत्क्रमणीय या आभासी स्थैतिक या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। जब आप कोई इस प्रकार का प्रक्रम संपन्न करवाते हैं तब जिसके अंदर कुछ समय या क्षण के लिए जो ऊष्मागतिकीय जो साम्य अवस्था के अंदर है वो सूक्ष्मतम रूप से क्या उसका परिवर्तन हो जाए, उसमें जो साम्य अवस्था है वो क्या सूक्ष्मतम रूप से क्या उसका परिवर्तन हो जाए, इस प्रकार का प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। यह प्रक्रम आदर्श होता है क्योंकि हम प्रत्येक दिशा में अपनी इच्छा के अनुसार उसको परिवर्तन उसका कर सकते हो, प्रक्रम आप दोहरा सकते हो। पर अनुक्रमणीय प्रक्रम की बात करते हैं तो आप जो परिसीमा है परिपार्श्व के अंदर क्या एक दूसरे से वो साम्य अवस्था में नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? साम्य अवस्था के अंदर नहीं होते हैं। और यह आदर्श स्थिति को जो बात कर रहे थे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, देखिए क्या होते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वे होंगे जहां पर
जो उसकी हम तंत्र और परिपार्श्व सराउंडिंग की बात करेंगे उनमें अंतर बहुत अधिक होगा। अंतर अधिक होगा अर्थात वो साम्यक अंतर नहीं होंगे। क्या होंगे? साम्यक अंतर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम होता है वो अणुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। अणुत्क्रमणीय प्रक्रम एक आदर्श नहीं होगा, एक आदर्श स्थिति नहीं होती है। एक आदर्श स्थिति नहीं प्राप्त होगी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार, क्या हो सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार हम कार्य नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते? अपनी इच्छा के अनुसार इसमें कार्य नहीं कर सकते हो सभी दिशा में, किसी भी आप पर किसी भी दिशा में। जबकि जब आप उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात करते हो ये आदर्श स्थिति होती है, यह आदर्श है। आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक दिशा में कार्य कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप एक दिशा के अंदर क्या कर सकते हो? कार्य कर सकते हो। किसके अंदर? उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंतर्गत। देखिए, जब हम उत्क्रमणीय प्रक्रम को और थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर क्या होता है आपको पता है कि इसमें परिवर्तन होते हैं। जो साम्य अवस्था है ना, साम्य अवस्था, परंतु परिवर्तन होते हैं, सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। छोटे छोटे कणों के सूक्ष्म रूप में परिवर्तन होते हैं। साम्य अवस्था के जो रूप से क्या विचलित होगा ना, ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं। सूक्ष्म परिवर्तनों को मिलकर इनको आप नगण्य भी मान सकते हो। इन परिवर्तनों को क्या होता है? नगण्य भी मान सकते हैं। ये परिवर्तन क्या होता है? बहुत क्षण भर के लिए होते हैं। ठीक है, और इन प्रक्रम के दौरान, उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान जो प्रक्रम होता है ना, आप पुनः उसको विपरीत दिशा में कर क्या कर सकते हो? विपरीत दिशा में दोहरा कर उस प्रक्रम को हम सामान्य जो मूल प्रक्रम है ना, मूल अवस्था, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हो? आप मूल अवस्था में प्राप्त कर सकते हो। अगर वह उत्क्रमणीय प्रक्रम को पालन नहीं करता है कोई प्रक्रम, तो इस प्रकार का प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। क्या होता है? छोटे छोटे क्रमिक पदों में संपन्न होता है, पदों में होगा तथा ये मंद गति से होता है। उत्क्रमणीय पद छोटे छोटे क्रमिक पदों में संपन्न होता है। ठीक है, और ये बड़े मंद गति संपन्न होता है। ठीक है, और इसके गुण क्या होते हैं? गुण लगभग समान होते हैं। गुण होंगे इसके लगभग समान। ठीक है, जब अनुत्क्रमणीय की बात करोगे, यह छोटे छोटे क्रमिक पदों में ना संपन्न होकर बड़े बड़े क्रमिक पदों में संपन्न होता है। जबकि ये जो प्रक्रम है ना, आप उन्हें वापस मूल अवस्थाओं को प्राप्त नहीं कर सकते उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान। ठीक है, और जहां ये उत्क्रमणीय पद सिर्फ एक दिशा के अंदर, जबकि अनुत्क्रमणीय पद सभी समान दिशाओं में संपन्न होते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? सभी समान दिशाओं में होगा, सभी समान दिशाओं में होगा। जबकि अनुत्क्रमणीय की बात करोगे सिर्फ एक ही दिशा में होता है, इसमें प्रक्रम संपन्न होगा। देखिए, इसको एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि कोई प्रक्रम है, उसके अंतर्गत अगर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो विपरीत प्रक्रम करके, विपरीत प्रक्रिया के द्वारा हम उसका ऊष्मा क्या कर सकते हो? उत्सर्जन भी कर सकते हो, मुक्त भी कर सकते हो उस ऊष्मा का। ठीक है, एवं इनको पुनः देख लेते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम वह होता है जिसके अंतर्गत कोई साम्य के अंदर अवस्था है, उसके अंदर क्षणिक क्षण भर के लिए सूक्ष्म रूप में उसका परिवर्तन किया जाता है, तो वो उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? लगभग
इसके गुण समान रहते हैं, ठीक है। परंतु जब इनमें परिवर्तन होता है, कर्मिक पदों में परिवर्तन सूक्ष्मतम रूप में होता है, ऐसा परिवर्तन लगता है जैसे परिवर्तन इनके अंदर हो ही नहीं रहा हो, ठीक है। अब ये परिक्रम क्या होता है, सभी समान दिशाओं में होता है। क्या होता है, सभी समान दिशाओं में होगा, ठीक है। और इसकी लगभग गति कैसी होती है, मंद गति होती है। और अगर हम अनुत्क्रमणी की बात करोगे, वह परिक्रम जो उत्क्रमणीय परिक्रमों का पालन नहीं करता है, अनुत्क्रमणीय परिक्रम कहलाता है। उत्क्रमणीय परिक्रम के अंदर एक और बात है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर परिक्रम कोई करा रहे हैं हम, अगर इसको विपरीत दिशा में गुजारते हैं तो मूल अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए अनुत्क्रमणीय परिक्रम की और बात करोगे, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो तंत्र व परिसीमा है उनमें वो एक साम्य अवस्था के अंदर नहीं रहते हैं, उनमें पर्याप्त अंतर होता है। उत्क्रमणीय परिक्रम को हम क्या कहते हैं, आदर्श स्थिति कहते हैं, क्योंकि हम इच्छा अनुसार उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जबकि उत्क्रमणीय परिक्रम एक आदर्श स्थिति है, अपनी इच्छा अनुसार इस परिक्रम के द्वारा हम क्या करते हैं, कार्य करवा सकते हैं सभी समान दिशाओं में, ठीक है। और अगर बात करेंगे अनुत्क्रमणीय परिक्रम की बात करते हैं तो यह एक दिशा में होगा और तीव्र गति से संपन्न होता है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।